आज एक एनालिटिकल क्लास आपको देंगे। एनालिटिकल इट मीन्स कि संविधान, जो अब संविधान को हम पढ़ा रहे हैं आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे देश की व्यवस्था टिकी होती है। अब तक यही बता रहा था मैं, इससे देश की व्यवस्था टिकी हुई है। अगर इस व्यवस्था की उस दृष्टि को देखें, अगर इस लाइट को हम बंद कर दें इसको, तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा, है ना? ठीक है ना? मतलब आपको मैं दिखना चाहिए। पता चला कि हम ही को दिख रहे हैं है ना? भाई हमको हम ही से चुरा लो अगर हो सकता है, तो हम ही को देख भी तो सकते हैं, है ना? तो टीचर को तो विद्यार्थी को देखना चाहिए, हम ही को क्या देखें। तो आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं थोड़ा एनालिटिकल कुछ इसकी बैकग्राउंड की चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ही जनरल टाइप का। जब इसको हम राइटिंग फ्रेम में लाएंगे तब आपको हम बताएंगे। तो अभी तक हमने आपको थोड़ा बताया कि एक कंपनी के अंडर में, याद आ रहा होगा, और एक क्राउन के अधीन, दो पार्टों में इसको बांट दीजिए, कंपनी के अंडर में एंड क्राउन के। ठीक है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी हिस्ट्री देखेंगे संविधान निर्माण के लिए, और अगर क्राउन के अधीन देखते हैं तो 1858 से इसका इतिहास देखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपको हिस्टोरिकल पूरी बैकग्राउंड पता चलेगा, जो हम बारी बारी से एक एक स्टेप आपको लिखाएंगे। देखें, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको आप आज़ादी की लड़ाई कह सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई यह निर्णय करा रही थी या यह मौका दे रही थी कि आने वाले दिनों में जब भारत आज़ाद होगा तो उसके आगे बढ़ने की, आगे चलने की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी आगे चलने की। इंग्लिश कानून, जो इंग्लिश लॉ थे, जो इम्प्लीमेंट थे हम लोगों के ऊपर, जिसको हम लोग झेल रहे थे, चाहे टैक्स के कानून रहे हों, चाहे हमको कंट्रोल करने के कानून रहे हों, मतलब ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके का रूल रेगुलेशन इंडियंस पे थोपे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एक पनिशमेंट था। तो हमारे आंदोलनकारी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यह बात का चिंतन ज़रूर किया कि आने वाले दिनों में जब भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक देंगे और अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, तो एक ऐसा रूल रेगुलेशन होगा जिसमें सबको बोलने की आज़ादी होगी, सबको घूमने की आज़ादी होगी, सबको अच्छा खाने पीने, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अच्छी ज़िंदगी, तमाम की आज़ादी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जो लोगों का शोषण करे, ऐसा कोई कानून नहीं होगा जो लोगों के लिए व्यवधान बने, कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो लोग सजा महसूस करें। और यह सपना किसने पूरा किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिया का ऐसा लॉ है, एक ऐसा कानून है जिसे आप कह सकते हैं कि जो इसका ओरिएंटेशन है वो हर भारतीय के नस नस में है। यह भारत का संविधान, भारत की जनता का संविधान, भारत की जनता द्वारा बनाया गया संविधान है। ये संविधान किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये भारत की जनता ने बनाया। भारत की जनता ने बनाया कि हम अपने ऊपर ही कैसा रूल इंप्लीमेंट करेंगे। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो कैबिनेट मिशन ने की
ही कहा था, और उसी के आधार पर हमने 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव लेके आए थे। हैदराबाद से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था संविधान सभा में, और मैसूर से 7 आए थे जो मैक्सिमम था। टीपू सुल्तान वगैरह का नाम सुने हैं ना, हैदर अली वगैरह का, वो मैसूर का इलाका था। मैसूर जो से 7 प्रतिनिधि थे जो मैक्सिमम थे, किसी भी स्टेट से इतने आने सबसे ज़्यादा था, और हैदराबाद से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। हैदराबाद का निज़ाम का नाम आपने सुना होगा, वो भारत में रहना नहीं चाहता था। जूनागढ़ के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 समस्याएं थीं भारत की आज़ादी के उन दिनों में जब 565 रियासतों को मिलाने का दौर था। तो ये 3 रियासतें जो हैं, क्योंकि उस समय एक ऐसा रूल था अंग्रेज़ों ने बनाया, उनको क्या लेना देना था कि जो भारत में नहीं रहना चाहता, वो मतलब स्वतंत्र रहना चाहता, स्वतंत्र भी रह ले। तो अब हैदराबाद तो बीच में हो गया, कैसे स्वतंत्र रहेगा, देश के भीतर ही एक देश। तो उस समय हैदराबाद को खैर एन केन प्रकेणन उसको मिलाया गया, और यही जूनागढ़ के साथ हुआ, और आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर का मामला उलझ गया था, जिसको अभी जाके देखा होगा पिछले साल 5 अगस्त 2019 में उसको मतलब 370 धारा हटा दी गई, जो उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था। 35A भी एक आर्टिकल, उसको भी उसके साथ ख़त्म कर दिया गया। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है कि जिस तरीके से भारत का जो निर्माण था, और जिस तरह से जैसे देश की आज़ादी भी जनता ने दिलाई, और देश का संविधान भी जनता ने बनाया, और देश का संविधान भी लागू जनता के ऊपर होता है, और सरकारें भी जनता की होती हैं। जनता ही तो चुनती है। सरकार को कौन चुना? जनता ने। तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट है, जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो इसका संदर्भित एस्पेक्ट है, उन सभी को अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका जो दृष्टिकोण है बड़ा ही क्लियर है, बड़ा ही कंसेप्ट इसका क्लियर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियन सिटीजन एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन इंडियन सिटीजन। बनाया जनता ने और लागू भी होता है जनता पर। हमारे यहाँ जब संविधान का बनाने का इसमें आता है बात, जैसे कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ कुछ शुरू में, तो एक प्रेम्बल आपको मिलेगा। हालांकि प्रेम्बल अभी मैं थोड़ा सा डार्क, जैसे पहले एक छोटे से ऐसे लेके चला गया, अभी आपको थोड़े थोड़े पॉइंट में मैं ले करके उसको डिटेल कर रहा हूँ, संविधान में चल रहा हूँ। मतलब अभी संविधान का निर्माण नहीं बता रहा हूँ, बट संविधान के भीतर आपको लेके चल रहा हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब संविधान बन गया, तो जैसे किसी भी व्यक्ति का, जैसे कोई कोचिंग ही अटेंड करता है तो कोई उद्देश्य होता है। आप अगर कोचिंग अटेंड करते हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा। अगर कोचिंग का कोई, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा कोई उद्देश्य होगा, पढ़ाना का उद्देश्य होगा। इसको ऐसे संविधान का भी एक उद्देश्य है। संविधान आफ्टर ऑल चाहता क्या है? क्या हो कि संविधान की क्या इच्छा है? तो मैं कुछ इच्छाओं को बताने जा रहा हूँ कि संविधान ये चाहता है। संविधान का प्रिम्बल, असल में जब संविधान बन गया तो उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया गया संविधान का, और वो उद्देश्य आखिर में जोड़ा गया। अगर आप संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो, और फिर आप प्रेम्बल को पढ़ें, या पहले प्रेम्बल को पढ़ें, प्रेम्बल वही उद्देश्य है। इसको कई नाम कह सकते हैं, प्रेम्बल कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, परिचय। प्रेम्बल कह सकते हैं और उद्देशिका यानी उसका इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, परिचय भी कह सकते हैं। वही इंट्रोडक्शन परिचय हो गया, और प्रेम्बल।
प्रस्तावना, और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है। तो कई नामों से इसको जाना जाता है, तो नाम में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का घर में कुछ है, स्कूल में कुछ है, तो आज व्यक्ति तो वही है, वो तो नाम अलग अलग है। कहिए तुम्हारे नाना नानी कुछ अलग ही नाम रखे हों। अच्छा गोलू आ गए क्या, गोलू आ गए, है ना। मोटा है तो मोटू रख दिए, हाँ। अगर सांवला है तो कहें कलुआ आ गया क्या, हाँ कलुआ है ना। ऐसे नाम गांव में पड़ जाते थे। नहीं तो कम से कम एक आदमी आधा दर्जन नाम से गुजरता है, कोई कुछ भी बुला रहा है उसको और सुन भी रहा है वो, कल्लू, हाँ कल्लू बोला तब भी हाँ, नाम में क्या रखा है। तो चाहे आप इंट्रोडक्शन कहिए तो भी वही बात जाती है, आप ऑब्जेक्ट कह दीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तब भी वही बात जाती है, आप प्रेम्बल कह दीजिए तब भी वही बात जाती है। यानी कि कुछ भी बोल दीजिए, समझ में आ जाता है कि कहाँ की बात हो रही है। हम भारत के लोग, पहला लाइन प्रेम्बल का है, हम भारत के लोग, वी इंडियंस कह सकते हैं या यू इंडियन पीपल्स कह सकते हैं। आप जरा सोचिए कि हम भारत के लोग, हम शब्द में सब आते हैं, और मैं शब्द में हम ही आएंगे केवल। वी आर आई, नॉट आई, दैट इज अ वी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यह हुआ कि भारत को एक ऐसा देश बना रहे हैं जिस पर किसी के हुक्म नहीं चलेगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। 3 शब्द पहले समझ लीजिए। हम भारत का लोग, हम भारत के लोग मतलब संविधान किसने बनाया, भारतीय लोगों ने बनाया। किसके लिए बनाया, भारतीय लोगों के लिए ही बनाया। तो आप इसमें पूरे भारत की जनता को समेट सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न, हम स्वयं में निर्भर हैं, हम स्वयं अपना रूल बनाते हैं, हम अपना स्वयं को लागू करते हैं, हम स्वयं में सक्षम हैं। मतलब मैं तो एलोबरेट कर रहा हूँ, बट एक प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि किसी की निर्देश आदेश का हमें इंतजार नहीं है, किसी का हुक्म नहीं चला। अंग्रेज गए, जब अंग्रेज थे तब प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। जैसे उदाहरण दे दूं, जैसे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पिताजी का हुक्म चलता रहता उन पे चलता है ना। कल जब आप IAS PCS बन जाएंगे तो आप प्रभुत्व संपन्न हो जाएंगे। खाना क्या बनेगा, कहाँ जाना है, कहाँ क्या खर्चा करना है, गाड़ी लेना है, मकान लेना है या प्लॉट लेना है, वो सब आप निर्णय लेने लगते हैं। तो एक प्रकार से आप अपने आप में प्रभुत्व संपन्न हो जाते हैं। अब आप कहेंगे आपको मान लो कि एक कार लेना है, तो मान लो पिताजी को बता भी दिए कि सोच रहे थे कि कार ले लो, तो बोले तुम्हारी मर्जी। कहने का मतलब है कार सोचे हो तो तुम जानो, कौन सी लेनी है, क्या है, कितना पैसा हो तुम जानो। लेकिन अभी आप कह दीजिए जाके कि पापा मैं सोच रहा था एक होंडा सिटी ले लूँ क्या, कोचिंग जाने के लिए। उसके बाद वो कोने में जो सोटा नहीं रखा रहेगा, सोटा जानते हैं कि नहीं, हाँ, कहेंगे यार हम जब तुम्हारी उम्र के थे साइकिल भी नहीं थी, अब तू हमको कहानी बता रहा है कार ले लें। हाँ, टेम्पो से जा, एक्टिवा से चला जा, मोटरसाइकिल उससे चला जा, पैदल चला जा, नहीं है कार होगी तभी पढ़ाई होगी। तो वो अंग्रेज़ों जैसा आ जाएंगे कानून लेके लेकिन जब 10 साल के बाद आप कार खरीदने निकलेंगे, अफसर रहेंगे, वापस सोच रहा हूँ एक कार ले लेता हूँ,
ठीक है, जैसी इच्छा। वही बात बदल जाता है आगे चल के, क्योंकि अब आप निर्णय लेना, कमाना, प्रभुत्व संपन्न, एक मतलब एक स्टेटस को ले चुके हैं। भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न है। मोदी जी यहाँ क्या करते हैं अंग्रेज से का मतलब, क्यों? लेकिन 1947 से पहले तो थी ना प्रॉब्लम। और फिर हम कह रहे हैं समाजवादी, सोशलिस्ट, जहां पर जो ये प्रकृति ने हमको दिया है उस पर सभी का अधिकार होगा। यहाँ की हवा पर, यहाँ के पानी पर, यहाँ के बिजली पर, यहाँ की सुविधा पर, यहाँ पे जंगल पर, हर किसी को अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। ये किसी की बाप की बपोती नहीं है कि उसने बड़ी सी टंकी रख लिया तो सारा पानी वही इकट्ठा कर लेता। सब बराबर। हम एक समाजवादी जो हमने अवधारणा को लेकर चले, जो हम रशिया और सोवियत संघ से प्रेरित थे, जहां पर संसाधनों पर सबका नियंत्रण हो, रिसोर्स पे सभी का कंट्रोल होता हो। और आगे बोलता है पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर है सब। पूजा करना अपना घर में करिए, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना ढिमका, इस आधार पे कुछ तय नहीं होगा। और एक आता है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट डू मीन रिपब्लिक? आपने देखो कि 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी जब आया, 47 के बाद 50 में रिपब्लिक डे मनाया हमने। रिपब्लिक का मतलब होता गणतंत्र। भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, बट इंग्लैंड एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे यहाँ राजा रानी नहीं होते, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता। राजा का बेटा कोई भी बन सकता है, मतलब राजा कोई भी बन सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता। इस देश में राष्ट्रपति जो होता है, जिसके नाम से पूरे देश का काम होता है, वह चुना जाता है। राष्ट्रपति चुना जाता है, इसलिए रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमने सब चीज जो है जनता के आधार पे बनाई है। लेकिन इंग्लैंड में चले जाइए तो अभी भी महारानी मिलेंगी। तो महारानी चुनी नहीं जाती है, महारानी पैदा होती है वहां, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो वो रिपब्लिक कंट्री इंग्लैंड नहीं हुआ। और हमारे यहाँ कभी प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, जो इनका अभी देहांत हो गया, अभी रामनाथ कोविंद जी हैं राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का कोई कभी पूछे तो बोलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, इसलिए भी रिपब्लिक, इसीलिए रिपब्लिक बोलते हैं। हमारे यहाँ राजा रानी नहीं होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को क्या बनाने के लिए? प्रभुत्व संपन्न, एक वर्ड बोला, फिर हमने बोला समाजवादी, फिर हमने सेकुलर के लिए बोला, सोशलिस्ट बोला, सेकुलर बोला, डेमोक्रेटिक, आपको रिपब्लिक बोला, को बनाने के लिए
समस्त नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सब उद्देश्य में लिखा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कैसे? अगर आप लोगों के साथ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं करते हैं तो आप संविधान के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको फंडामेंटल राइट मिला है, आपको कहीं ना कहीं एक सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस है उसमें। आपको इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिला है। अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, रोजगार दो, बताया था कि नहीं? ये इकोनॉमिकल जस्टिस भी करेगा, इसलिए उसको बोला जाता है वेलफेयर के लिए। इसलिए उसको बोला जाता है कि जिस तरीके का हमारा सिचुएशन है, भारतीय संविधान में न्याय की कहा जाता है ना कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर जाया जाए, उद्देशिका न्याय की संप्रति यानी न्याय की एक ऐसी पूंजी है जिस पर संविधान टिका है। और एक प्रकार से संविधान का मूल उद्देश्य भी यही है, चाहे महिलाएं हों, चाहे नागरिक हों, कोई भी हो, सबके साथ किसी भी तरह का नागरिक हो, सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। तो इसमें पहला पक्ष क्या लिखता है? इसमें लिखता है कि हम जो हमारा संदर्भ है वो इस तरीके से चलता है। नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करिए। सामाजिक न्याय का मतलब होता है बच्चा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्थान के नाम पर, वंश के नाम पर ये सब काम नहीं करेंगे। और ये सब आर्टिकल 15 में फंडामेंटल राइट में मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 39 वगैरह नीति निर्देशक तत्व वगैरह में चले जाएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चले जाएं, वहाँ हमको इकोनॉमिक जस्टिस वगैरह मिलेगा। ठीक है ना? आगे भी तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, जैसे आर्टिकल जो भी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और भी निर्वाचन आयोग के अंदर जाएंगे, 325, 326 वगैरह में जब मताधिकार देते हैं, आप वोट देते हैं कि नहीं, ये सोशल जस्टिस है। हर व्यक्ति का मत बराबर होता है। एक प्रकार से यहाँ भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। तो संविधान, जो ये शब्द लिखा है, इसका अलग अलग जगहों पे अर्थ मिलेगा आपको संविधान के भीतर। अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ना मिले तो ख़त्म हो गया आदमी। अगर आपको किचन में जाने का राइट ना हो, आपको बेड सोने का राइट ना हो, आपको छत पे जाने का राइट ना हो, कोई मेहमान आए उससे मिलने का अधिकार ना हो, आपको किसी भी तरीके से कुछ करने का राइट ना हो, तो वो घर तो आपको परित्याग कर देना चाहिए। ख़त्म है वो घर। क्या करना उस घर में? जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कोई अर्थ ही ना हो। तो हमारे जब ब्रिटिश काल था और हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमारी दिक्कत क्या थी? हमारी दिक्कत थी कि हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमारे साथ जस्टिस नहीं था। तो हम लोग सोचे थे ना कि जब आज़ाद होंगे, अपना संविधान बनाएंगे तो ये ज़रूर रखेंगे ताकि हमारे नागरिकों को इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म भी कह लीजिए। विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, जो आप स्पीच अभिव्यक्त करते हैं, इसकी बात करिए, विश्वास की बात करिए, धर्म की बात करिए, उपासना की बात करिए, पूजा पाठ, ये तमाम चीज़ की बात करिए। और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की बात कीजिए, अवसर की समता की बात कीजिए। आप सम्मान चाहते हैं, आपके साथ अवसर होना चाहिए, अवसर की क्वालिटी। कहने का मतलब है कि अवसर आपको मिलना चाहिए। लड़कियों को कह दिया अरे छोड़ो यार इनको, तो अवसर तो गड़बड़ हो गया ना। ई का पढ़ेगी,
संविधान 26 जनवरी 50 से है, लेकिन इसको जानते कितने लोग थे? कई लोग तो गांव में जानते ही नहीं थे। आप ही की बुआ पढ़ी नहीं होंगी और आप ही के चाचा जो है खूब पढ़े होंगे। क्यों? सबको मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार प्रिम्बल में सबके और व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, उसके सेल्फ प्रेस्टीज जो है उसका कद्र करना, और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करना, राष्ट्र की एकता, यूनिटी की बात करना, और जो साथ में ये तमाम साथ के साथ एक चीज़ है बंधुता की बात, भाईचारा, जिसको कहते हैं ना कि एक ब्रदरहुड कल्चर वाली जो कल्चर है वो सब बरकरार रहना। तो यह संविधान में जो ये शब्द हैं, यह शब्द जब एलोब्रेट करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको हर जगह जहाँ जहाँ पे हैं मिलेंगे। ये अवसर की मतलब जो आपको एक प्रकार से कहा जाए कि अटेम्प्ट करने का मौका होना चाहिए। आप आर्टिकल 16 वगैरह में जाएंगे, मिलेगा। आपके साथ किसी तरीके से सामाजिक न्याय हो तो आप आर्टिकल 15 में जाएं तो स्त्री पुरुष के नाम पे कोई भेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 में जाएंगे, लिखा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, और उसी में समान संरक्षण की भी बात कही गई है। यानी अगर खेल होगा तो विकलांगों का खेल विकलांग के साथ होगा, तभी इक्वलिटी होगी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा तो आपको फंडामेंटल राइट में क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट में मिलेगा कानून के समक्ष सब बराबर हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा। आप मतलब ये जो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, और शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हैं। रिलीजियस राइट, धार्मिक अधिकार भी, धर्म का लेकर के वो स्वतंत्रता का अधिकार। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आर्टिकल 32 में साफ है कि आपको अगर ये राइट कोई इनक्लोज करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा संस्कृति की बात है, एक्सप्लॉयटेशन को लेकर है, फ्रीडम को लेकर है, इक्वलिटी को लेकर है। ये सब हमें राइट मिला हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ऐसा लॉ है जिसकी वजह से देश चलता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है तो सिर्फ अराजकता होगी, चोरी डकैती जैसे पहले होता था। इस रूल से बंधे हैं तभी तो गलत करने वाले को दंड मिलता है। संविधान दंड देता नहीं, दंड के लिए कुछ और हैं, लेकिन उल्लंघन पे संविधान लागू नहीं होगा उन पे। जैसे कोई चोर है, अब कहिए भैया कि इनको तो सबको तो कानून के समक्ष बराबर है, तो चोर को जेल क्यों डाल रहे हो? तो जो बताया गया वो ना करो ना। चोरी करोगे तो फिर तो फंडामेंटल राइट तुम्हारा साथ नहीं देगा ना, फिर तो कानून लागू हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड थोप दिए जाएगा ऊपर। CRPC, IPC ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो जो मैंने अभी बताया ये आपका एक प्रकार से प्रिम्बल है। इसकी जो बातें थोड़ी हमने बताने का प्रयास किया वो इसका प्रिम्बल है, और इस प्रिम्बल के भीतर का पूरा जो संदर्भ है वो पूरे संविधान में बिखरा हुआ है। क्या समझे? पूरे संविधान में बिखरा है। आपको हिस्टोरिकल, अगर हम पावर के डिवीज़न में आगे चलें थोड़ा सा इसको, तो देखे होंगे कि हमने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताया कि जहाँ से आपको जस्टिस वगैरह का पूरा प्रोविज़न है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी हुई है कि सबका वर्क डिवीज़न है, सबका काम बटा हुआ है। अगर काम नहीं बटेगा तो लोग काम करेंगे कैसे? जैसे घर में 4 लोग हैं तो अपना काम बांट लें तो काम हो भी जाएगा और सबको पता है क्या करना है। तो हमारे यहाँ बच्चा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। हमने अपना रूल रेगुलेशन कैसे चलाएंगे, किस सिस्टम पे चलाएंगे, उस सिस्टम का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जिस रूल रेगुलेशन को चलाने के लिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, वो हमने ब्रिटेन से लिया, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो उनके सिस्टम में हम ढले हुए थे। एक छोटा सा बच्चा अपने मामा के यहाँ ज़्यादा रहने लगे ना, तो अपने घर से ज़्यादा अपने मामा का घर अपना घर समझने लगता है, और उसका बाप मिलने जाएगा तो लगे कोई रिश्तेदार आया हुआ है, जबकि मामा लगेगा कि अपना आदमी है। ठीक है। तो जो रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो हमने कैसे बंटवारा किया कि कौन कानून बनाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या किया हमने कि कौन कानून बनाएगा, कौन कानून को लागू करेगा, और कौन कानून गड़बड़ हुआ तो ठीक करेगा। ये डिवीज़न कर दिया हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हमने अपना एक डिवीज़न रखा। डिवीज़न प्रेसिडेंशियल रूल में भी है। अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ जो सरकार होती है वो संसद में से निकलती है। आप किसको वोट देते हैं? पार्लियामेंटियन जो इलेक्शन लड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को तो कोई वोट नहीं देता ना। प्राइम मिनिस्टर तो वो सब जीत के जब ज़्यादा जिसका हो जाता है उसमें से बन जाता है। जिसको वो पार्लियामेंट्री लोग, पार्लियामेंट्रियन जो है, अपना नेता चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो वो बनारस के पार्लियामेंट्रियन हैं। देश की जनता ने एक पार्लियामेंट्रियन को वोट दिया एज अ मोदी जी। मोदी जी के रूप में एक पार्लियामेंट्रियन है। लेकिन सारे लोग जब 272 उनको बोले कि नहीं ये मेरा लीडर है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए वो। तो यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन है बच्चा वर्क बिहेवियर का। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव इट मीन्स विधायिका, जैसा इसके नाम में ही लगा हुआ है। मैं पार्लियामेंट्री थोड़ा रूल बता रहा हूँ आपको। अब जब हम इसको लेके चलेंगे ना, जैसे हम बोलेंगे जुडिशरी, जैसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, जैसे बोलेंगे विधायिका, कहीं भी बोलेंगे आपको पता चलने लगेगा। तो जब हम कहते हैं लेजिस्लेटिव और हिंदी में बोलते हैं विधायिका, तो जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका जो है, उसका काम है देश का विधि बनाना। देश में जो विधियां बनती, जैसे मोटर एक्ट में आपने कोई संशोधन कर दिया कि हेलमेट पहन के नहीं चलोगे, अब 1000 रुपये के चालान कटेंगे, तो ये बनाया किसने? विधायिका ने। जैसे तलाक कानून को आपने देखा होगा। अब 3 बार तलाक बोलने से नहीं होगा तलाक। तलाक 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 बोला तो वो बोलेगा तड़ाक तड़ाक तड़ाक। ऐसे नहीं टेलीफोन उठाया, तलाक तलाक तलाक। इधर तो बताता हूँ, इधर आओ। तलाक का मतलब ख़त्म। तलाक को ये इस तरह का तलाक ख़त्म कर दिया गया। तलाक लेना है, कोर्ट कचहरी में जाओ, जो तरीका है मिल जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, गुस्से में आके तलाक तलाक बोल दिए, तलाक हो गया, बिना मतलब का काम कर रहे हो यार। अब बोले साहब शरीयत और रियत में तो यही लिखा हुआ है। अरे बोले उस ज़माने का शरीयत आज नहीं चलेगा ना। आज लोग पढ़े लिखे हो गए, टेम्परामेंट अलग है, सोच अलग है। अब लिखा तो ये भी है कि 4 विवाह कर सकते हैं। देहरादून में एक भी आदमी का नाम बताइए जो 4 विवाह कर घूम रहा है। ये देश तो वैसा भी था राजा रानियों के, तो राजा तो 10-10 50-50 रानियां रखते थे।
हाँ, लड़कियों की संख्या कम है, तुम 4 विवाह करोगे, कहाँ होगा? लड़कों का तो विवाह ही नहीं हो रहा है। भाई 1000 लड़के पर अगर 1000 लड़की होगी तभी तो सबका विवाह होगा। लड़की हो जाएगी 940, 935, 32 और लड़के रहेंगे 1000, तो 50-60 का तो हर साल विवाह नहीं होगा। हरियाणा में तो और हालत खराब है, वहाँ तो 879 या समथिंग ऐसे कुछ वहाँ का डेटा वोटा जो मिलेगा, उसमें तो लड़कियों की संख्या और कम है। अगर 1000 लड़कों पे वहाँ 900, 850 लड़कियाँ मिलेंगी तो वहाँ 100-150 की शादी नहीं होगी। तो भैया सब लोग तो चाहता है लड़का हो, तो शादी कहाँ करने जाएगा वो? सबके यहाँ लड़का ही पैदा हो जाएगा, तो शादी कहाँ होगा? तो जो कानून बनाया जाता है उस कानून के पीछे की रीजनिंग समझो ना। उस कानून के पीछे की रीजनिंग यह है कि सोसाइटी बदल गई, समाज बदल गया, कई चीज़ें दकियानूसी टाइप की चीज़ें होंगी। आजकल तो आदमी हर चीज़ में गुस्सा करता रहता है। पहले लोग खेतों में काम करता था, यहाँ वहाँ अपना काम किया, न कहीं यहाँ जाना न वहाँ जाना, गाँव में रहता था, सब लोग साथ रहते थे, कूल डाउन थे। अभी तो कहिए आप गुस्से में ही तलाक दे दीजिए, किसी बात पे गुस्सा है अगर 3 तलाक, हालांकि 3 तलाक ऐसा है नहीं कि तलाक तलाक बोल दिए तलाक हो जाता है, उसमें उसका नियम है बाकायदा। हम लोग तो मुस्लिम लॉ वगैरह पढ़े हैं लॉ में, तो उसका अपना एक तरीका है। ऐसे नहीं गुस्से में तलाक, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। अच्छा रुक जा तो बताते हैं। अभी ये तलाक है ही नहीं। ये तलाक का तलाक कहने का टाइम होता है, अलग अलग टाइम पे कहना। शराब पी करके तुम तलाक दोगे, नहीं मानेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि अगर किसी के सामने विटनेस हो, कह दिया हो, तो वो गवाह हो जाएगा कि हाँ इसने दिया था तलाक। लेकिन जब होश में नहीं हो तो तुम्हारा तलाक का क्या मतलब? लेकिन ये एक समस्या थी, क्योंकि बहुत सारा समाज ऐसा है जहाँ पर शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, उसका ये मिसयूज करते हैं, उसका अनुचित लाभ लेते हैं। आपने तलाक 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 कह दिया, वो महिला को लगा कि हमारा तो तलाक हो गया, वो घर से आपने कुछ उसको जो देना लेना था दे लेकर हटा दिया आपने। जबकि जागरूक अगर हो जाएंगे तो ऐसे तो न जाने तुम 10 बार बोलते रहो दिन भर में। तो ये कानून अभी जैसे तलाक का कानून देखे होंगे खत्म हुआ, किसने बनाया? ये बनाती विधायिका है। और भी कानून जैसे सिटीजनशिप एक्ट आपने देखे होंगे, जिसके लिए बवाल हुआ, किसने बनाया? विधायिका ने। तो जितने भी बच्चा देश में कानून बनते हैं वो सब बनाती विधायिका। ठीक, देश के सारे कानून को कौन बनाएगा? विधायिका। तो एक इंस्टीट्यूशन होगा विधायिका। विधायिका में कौन कौन होता है? विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, जो लोकसभा के लोग हैं और राज्यसभा के, बताया ना, लोकसभा के लोगों को जनता सीधे चुनती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे वोट से जाता है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा के भीतर वो जाता है जो स्टेट भेजता है, उसका नाम ही राज्यसभा, स्टेट असेंबली। जो विधायक होते हैं उनके द्वारा वो जाता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और लोकसभा पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है और एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो ये विधि बनाने वाला, विधि जो बनाए उसका नाम है लेजिस्लेटिव, लॉ जो बनाए उसका नाम है, ऐसे करो ना, L फॉर लेजिस्लेटिव, और L मीन्स लॉ एंड लेजिस्लेटिव।
विधायिका, वी का मतलब विधायिका जो विधि बनाए। लॉ माने विधि, लेजिस्लेटिव माने विधायिका। एल लेजिस्लेटिव एंड लॉ, वी विधायिका एंड विधि। विधि को कानून भी कहते हैं। कोई एलएलबी करता तो कहते हैं वो कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और लॉ का हिंदी में अर्थ होता है विधि, कानून भी बोलते हैं उसको। तो विधायिका क्या करेगी बच्चा? जितना भी देश में लॉ है, जैसे आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। जितना भी सिलेबस है सबकी पढ़ाई करना। और यूपीएससी का काम क्या है? एग्जाम लेना। आपका काम पढ़ाई करना और यूपीएससी का काम एग्जाम लेना। आपकी विधियों को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। जैसा पार्लियामेंट विधि बनाएगा वैसे ही गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। जो इम्प्लीमेंट करे वो एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर इट मीन्स काम करने वाला, एक विधि बनाने वाला और एक काम करने वाला, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला। एक विधि को लागू कराता है। विधि कहाँ लागू होगी? विधि किसके लिए बनाई गई है? पब्लिक के लिए। अब अगर जैसे माना तलाक कानून अब है नहीं, तलाक कानून बन गया। अब अगर कोई तलाक देता है तो तलाक तो माने नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह तलाक को तो मना कर दिया गया। अब इस मामले को सरकार लागू करा सकती है। रेलवे स्टेशन पर एक महिला 2 बच्चों के साथ बैठी है। किसी ने पूछा क्या बात है? बोले हमारे पति ने तलाक दे दी है और हमको घर से निकाल दिया। क्या नाम है तुम्हारे पति का? ये है। चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ले गया, फिर वहाँ से वहाँ गए, उसको उठा के जेल में डाल दिया। क्योंकि अब कानून बन गया। अब अगर करोगे तो उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा उसका। तो कौन लागू कराया? कौन जेल में डाला? यही लोग तो हैं, एग्जीक्यूटर। ये जो कानून है उसको लागू करेंगे। आप चालान जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनो, चालान कट जाता है। कौन काट रहा? पुलिस वाला। कानून बना तभी तो। मास्क का भी कानून बना दिया आपने कि अगर आप मास्क पहन के नहीं चलेंगे तो आपका चालान कट जाएगा, तभी तो कट रहा है। बिना कानून के बच्चा कुछ होता नहीं है। बिना बिना विधि के कुछ नहीं होता इस देश में। ये जनता का देश है, इसकी आज़ादी जनता ने दिलाई है। ये संविधान जनता ने बनाया है, संविधान जनता पर लागू होता है। और बिना जनता के परमिशन से, विधायिका का मतलब क्या है? जनता। लोकसभा के लोग, स्टेट के लोग भी गए हैं उसमें, तो जो स्टेट के लोगों को भी तो जनता के लोग ही चुनते, जो विधायक वगैरह हैं। जनता के निर्णय के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश में। और जनता की सदन कानून बनाती है और कानून जनता की सरकार लागू कराती है और जनता पर लागू कराती है। सब जगह जनता 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 जनता, बस बनता नहीं है। जनता है पर बनता नहीं है कुछ। जैसे सरकार मोदी जी की जनता की है लेकिन बनता कुछ नहीं है। सब बिगड़ गया है इस समय खेल। युवा सड़क पे नौकरी मांग रहा है, यहाँ सब खेल बिगड़ा हुआ है। तो जो सरकार, जो संदर्भ, जो दृष्टिकोण, जो परिप्रेक्ष्य, जो नज़रिया, जो अप्रोच संविधान का है, वो सब किसके साथ है? जनता का। अब देखो, लेजिस्लेटिव ने जनता को, मतलब जनता के लिए कानून बनाया,
उसी में से जो एक सरकार है एग्जीक्यूटिव, असल में लोकसभा के बहुमत जिसके पास हो वही सरकार में रहता है। तो जैसे मोदी साहब को लोकसभा में बहुमत है ना, बीजेपी 303 सीट जीती थी, मालूम है कि नहीं, और 350 सीट से ज़्यादा इनका पूरा गोलबंदी जो एनडीए का था वो सब मिला, तो ये 272 होना चाहिए, तो बहुत आगे थे, तो इसलिए वो सरकार में है। अब ये जनता ने चुना है तो ये सरकार में है, जनता के कानून बना रही है, लागू कर रहे हैं अपना। अगर विधायिका कानून बनाए, सरकार लागू करे और गड़बड़ हो गया तो आप एक्सप्लॉइट हो जाएंगे ना। जैसे 1000 अगर हेलमेट पे हो और वो 5000 वसूल ले कि एक 5000 दो चालान का, बोले साहब हेलमेट का तो 1000 लगता है, बोले तुम 5000 दोगे, तो कानून कितने का है? 1000 का, आप वसूल कितना रहे? 5000, तो वो क्या करेगा? वो चला जाएगा कोर्ट। यहाँ कानून का वायलेशन हो गया, और कानून का अगर वायलेशन होगा तो एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। 4000 रुपये आपका ज़्यादा चला गया, अब वो कौन कहाँ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट में कौन है? न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी न्याय देगी। क्या लिखा है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। अगर ऐसी जस्टिस में कहीं प्रॉब्लम हो तो जाओ ना न्यायपालिका के पास। हमने एक कोल्ड ड्रिंक पिया, ठीक, और कोल्ड ड्रिंक पीने से तबीयत खराब हो गई, माना, कोल्ड ड्रिंक पिया और तबीयत खराब हो गई, तो भाई तुम 20 रुपये 10 रुपये कोल्ड ड्रिंक बेचते हो तो पब्लिक की सेहत का ध्यान रखोगे कि कुछ भी पिला दोगे तुम? अब इलाज कराया, उसमें 20,000 रुपये खर्च हो गए, 5 दिन का टाइम बर्बाद हो गया। हमने कहा कि मेरा 20,000 रुपया और 5 दिन का वक्त बर्बाद हुआ, इसको कौन देगा? तुम्हारे 10 रुपये कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में। तो हम चले गए कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा सामान कंज्यूम किए और हमारे गड़बड़ हो गया। तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जब जाएंगे और उसको जब हम प्रूफ कर देंगे कि ये ऐसा ही हुआ है, तो वो कहेंगे कि इनका 20,000 रुपये के बजाय इनको 50,000 दिया जाए, और तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनी होती है उसको हम थोड़ा चेक करेंगे, चेक करके देखते हैं क्या स्थिति, फिर तुम पर निर्णय लेते हैं। तो 20,000 इलाज का, 30,000 5 दिन का खराबी जो हुई थी, पैसा मिल गया। ये क्या हुआ? सोशल, इकोनॉमिक सब जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये कोर्ट किसने बनाया हुआ है? अरे भैया, कहने का मतलब हमारा पैसा का लॉस हुआ, सब ये सब चीज़ किसने बनाया हुआ है? सरकार ने, इस देश का संविधान ने। इस देश का संविधान ने दिया है ये सब सुविधा कि हमारे नागरिक को, कोई आदमी कोलगेट लाए, ब्रश करे, सारे दांत नीचे, तुम कोलगेट बेचते हो दांत साफ करने के लिए कि दांत ही साफ हो जाएं? इसके लिए दांत साफ नहीं कर रहा, दांत खत्म कर रहा है, बंद करा देंगे उसकी कंपनी। यहां जो भी होगा वो सब जनता के लिए होगा। और अगर कोई कानून बना और सरकार ने सही इंप्लीमेंट नहीं किया, एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, कोर्ट बचाएगा। ठीक है। जैसे कोचिंग के बाहर सड़क है, अब गवर्नमेंट कह दे कि भैया ये सड़क 40 फीट की ही मानी जाएगी, 40 फीट की सड़क है, इस पर डामरीकरण होगा, तो लोगों ने गमला रखा होगा,
ऐसे स्लोप डाल देते हैं, वो सब तोड़ दिया, हटा दिया, तोड़ दिया, तभी तो 40 फीट उसका निकल के आएगा ना। और तोड़ते तोड़ते किसी की बाउंड्री भी तोड़ दी है, बाउंड्री गिर गई उसकी, टूट गई, जबकि वो बाउंड्री 40 फीट के उधर थी, अंदर नहीं आ रही थी। तो नियम कितने का था? 40 फीट तक। टूट गया कितना? 42 फीट तक। अब वो जा सकता है कोर्ट के शरण में। यानी कानून जितना है उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ सबके हाथ बंधे हुए हैं। तो हमारे यहाँ बच्चा 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव, लॉ बनाने के लिए। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, लागू कराने के लिए। थर्ड, जुडिशरी, कुछ गड़बड़ है तो न्याय देने के लिए। तो सब ठीक हो गया ना, गड़बड़ हुआ तो सब सही। यानी कानून बनाने वाले कानून बनाओ, लागू करने वाले सही लागू कराओ। अगर कानून तुमने बनाया और कानून संविधान के हिसाब का नहीं है तो कानून खत्म। कानून किसके हिसाब से बनेगा? देश किसके हिसाब से चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर दिया हुआ है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, पार्लियामेंटेरियन को, अटॉर्नी जनरल को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, इलेक्शन कमीशन को, जितने भी और भी आयोग हैं, यूपीएससी हो, वित्त आयोग हो, व्हाट एवर, सबको पावर कहाँ से मिला हुआ? सबको पावर मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही वायलेशन होगा तो वो कानून जीरो हो जाएगा। और ये जीरो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट है ना, कोर्ट उस कानून को ही ऐसे कर देगा, ऐसे 3-4 बार काट देगा उसको, खत्म, उसका वायलेशन नहीं चले। तो विधायिका का काम क्या? विधायिका को भी पावर कहां से मिला हुआ है? लेजिस्लेटिव को भी पावर कहां से मिला है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबको, हमको कहां से पावर मिला है ये बोलने का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19(1)(a), स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये टीवी वाला जो भोप बजाता रहता है रोज, ये न्यूज वो न्यूज, ये इसको राइट कहां से मिला है? टीवी को प्रेस की स्वतंत्रता कहां मिली हुई है? ये भी मिली हुई है राइट टू, ये अभिव्यक्ति से, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार से। कोई आगे बोल दे बात, बोल नहीं सकते। बोले क्यों नहीं बोल सकते? बोले मैं कह रहा हूं ना, तुम कौन हो भाई? सुप्रीम कोर्ट हो, तुम संविधान हो, तुम हो कौन जो तुम बोल रहे हो? तुम इस जगत में, इस भारत के एक नागरिक हो। एक नागरिक को किसने अधिकार दे दिया दूसरे नागरिक का मुंह बंद रखो? क्यों? संविधान ने हमको अधिकार दिया, तुम कौन हो यार? तो राइट टू जो स्पीच है वो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इसीलिए सब टीवी में बोलते रहते हैं। बोलने नहीं देंगे तो कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट आपका बाजा बजा देगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, इस भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था निरपेक्ष और सक्रिय है तो दुनिया के कोई माई का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। एक बार विधायिका, लेजिस्लेटिव और एक बार एग्जीक्यूटिव यानी हमारी सरकारें दगा दे सकती हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक ईमानदार संस्था है जो हमारे पास, इसके रहते जनता का बाल भी बांका नहीं हो सकता। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या का राइट किसको मिला है? एनालाइज का राइट किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट को पता है कि संविधान का क्या पावर किसने संविधान ने दिया है। जैसे ही देखता है कि अच्छा खत्म, हमें फंडामेंटल राइट मिला है और अगर हमारे फंडामेंटल राइट को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके मुंह पे ताला लगा देगा। और ये आर्टिकल 32 में हम जा सकते हैं। आर्टिकल, इसी संविधान के आर्टिकल 32 में देखो ऐसा है, संविधान में जो फंडामेंटल राइट था ना बच्चा, शुरू में 6 थे, ऐसे तो 7 कह लीजिए, अब 6 हैं। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट 3 हो गया, और 1 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता 4 हो गया, एक शिक्षा संस्कृति से जुड़ी स्वतंत्रता 5 हो गया, एक संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का राइट, स्वतंत्रता नहीं है, सब राइट करिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, फिर था हमको उपचार का अधिकार, 7 अधिकार संविधान ने हमको दिया था। बाद में 6ठा वाला जो अधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, यहाँ 31 में था, वहाँ 300A में चला गया, वो हो गया लीगल राइट। प्रॉपर्टी लीगल है तो आपकी है, इलीगल है तो नहीं है। जैसे किसी का सरकारी ज़मीन कब्जा कर लीजिए, कहिए आपकी प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं चलेगा। लीगल है तो आपका घर, मकान, दुकान सब आपका है, ठीक। तो जो सिचुएशंस हैं, अब बचे हैं 6। तो जो लास्ट वाला है उपचार वाला, क्लिनिक, जैसे भी शरीर बीमार होता तो हम कहाँ जाते हैं? अगर बच्चा कोरोना हुआ लोगों को तो कहाँ गए? होटल गए कि हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल गए। तो अगर हमारा राइट, फंडामेंटल राइट कोई छीनेगा तो हम बीमार हो जाएंगे ना। हमारा राइट कोई छीना तो हम बीमार हुए कि नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाने के लिए 226 है इसी संविधान में। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हर मामले में नहीं होती है। कहीं झगड़ा कर लीजिए तो थोड़ी चले जाएंगे आप। लेकिन अगर राज्य ने आर्टिकल 12 जब हम कुछ जिक्र करेंगे तो उसमें स्टेट की डिफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। क्या चीज़ स्टेट होता है वो मैं डिटेल बताऊंगा। सरकार भी एक स्टेट है, उसके नियम भी एक स्टेट है, उसकी विधि भी एक स्टेट है। अगर कोई स्टेट, कोई नियम, कोई ऑर्डिनेंस, कोई विधि, कोई सरकार आपके फंडामेंटल राइट को लॉस करती है तो आर्टिकल 13 उसी के बगल में लिखा है जुडिशियल रिव्यू, उसको रिव्यू कर लेगी। और आर्टिकल 32 जो आपको उपचार मिला उसके तहत आप जाएंगे, और आर्टिकल 13 के तहत वो रिव्यू करेगी कि ये तो आपको राइट ही नहीं था जो इस पब्लिक के साथ आपने कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो फिर वो क्या करेगा? एबॉर्ट कर देगी उसको। अगर कानून पूरा खराब है तो 0 कर दिया सभी को, और अगर उसमें से कुछ हिस्सा खराब है, तो जैसे आप टमाटर सब्जी डालते हैं ना उसमें कढ़ाई में, तो देखते हैं टमाटर किसी कोने से थोड़ा पिलपिला है, तो चाकू से उस हिस्से को निकाल दिया आपने। आलू के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, भिंडी के साथ भी, मतलब किसी भी सब्जी के साथ देखा ये हिस्सा खराब है, निकाल दिया। और कभी कभी देखते हैं पूरा टमाटर खराब है, पूरा टमाटर ही फेंक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कानून का कौन सा हिस्सा है जो इसके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उतना हिस्सा 0 कर देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि ये पूरा कानून ही खराब है तो कानून को ही ख़त्म कर देगा। क्या समझे? उस कानून को ही पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसको बोलते हैं एबॉर्ट करना, 0 बना देना।
तो सरकारों को यह देखना पड़ता है, भाई जो विधायिका अगर ऐसी कोई विधि बना दिया जिससे जनता का लॉस हो गया और जनता सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, माना आपने कोई ऐसा चीज बनाया हमारा फंडामेंटल राइट का लॉस हो गया, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रोटेक्टर बोला जाता है, संरक्षक है वो। संविधान का संरक्षक कौन? संविधान तो एक नियम पुस्तिका है, उसको कौन संरक्षक करेगा? जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई तो होगा ना प्रोटेक्ट करने वाला, ऐसे लावारिस तो नहीं होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। इसको एनालाइज कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करेगा कि जो आपका लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मेल नहीं खाता। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये लॉ, इसलिए ये एक लॉ खत्म। संविधान रहेगा, लॉ खत्म होगा। अब जो लॉ बनता है, आप बात को समझना, जो लॉ बनता है वही तो गवर्नमेंट आगे बढ़ाती है। यही तो बताया ना, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, जो विधायिका लॉ बनाती है उसी को आगे बढ़ा देता है। तो जो कानून ही गलत बना हुआ है तो गलत तरीके से वो लागू कर रहे हैं। अगर कानून ठीक है लेकिन लागू गलत तरीके से कर रहे हैं तो सरकार फंसेगी। कानून रहेगा, जब कानून गलत ही नहीं बना है तो फंसेंगे कौन? जो लागू करेंगे। आपने किसी आदमी को कहा ये 100 रुपये आलू, जाओ 3 किलो आलू लेके आओ। आप लौट के आए और आप 1 किलो आलू लेके आए, बोले बाकी पैसा, बोले बस 100 रुपये का हो गया, पूरा 1 किलो ही मिला 100 का। तो पड़ताल जब सुप्रीम कोर्ट करेगा, आपके पिताजी जब सुप्रीम कोर्ट हैं वो करेंगे, तो कहेंगे क्यों भाई आलू कब से 100 रुपये किलो हो गया? आलू 30-35 रुपये किलो है, तो तुम कितना आलू लाए? बोले 1 किलो। बोले मंगाया कितना गया था? 3 किलो। पैसा कितना दिया था? बोले 100 रुपया। तो पाएंगे कि 3 किलो आलू मंगाने वाला जब 100 रुपया दिया तो ठीक काम किया है, गड़बड़ी बीच में हुई है, तो उसका वो कानून बच जाएगा। लेकिन अगर आपने आलू मंगाया 3 किलो और उसको दे दिया 30 रुपया, मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, आपने 1 किलो आलू मंगाने के लिए 30 रुपये दे दिए, आपने कहा 3 किलो आलू लाओ और ये पकड़ो 30 रुपया। वो बाजार में गया, 1 किलो 30 रुपया देकर आलू लेके चला आया, ठीक। अब वो 30 रुपये लेके आए हैं, तो जिसको आलू 3 किलो चाहिए उसको तो 1 ही किलो दे रहे हैं ना आप, तो हल्ला काटेगा। हल्ला काटेगा तो उसमें चर्चा होगी कि भैया ये आलू 1 किलो जो लाया है, ये 3 किलो लाना था इसको। तो बोले तुम 3 किलो क्यों नहीं लाए? बोले कहाँ से लाए 3 किलो? 30 रुपये किलो आलू 30 रुपये दिए थे। अब लिखने के लिए तो कहें 10 किलो लेके आओ, जब पैसा देंगे तब तो आएगा। तो उससे पूछा जाएगा जो मंगाया था, क्यों भाई कितना आलू मंगाए थे तुम? बोले 3 किलो मंगाए थे। अब पैसा कितना थे? बोले 30। बोले इसका कानून गलत था। तो उसका कानून खत्म, कानून बेकार है इसका इस तरह। तो अगली बार क्या करेगा वो? अगली बार ठीक से ध्यान देगा ना इसमें, और फिर अगली बार जिसको 3 किलो आलू देना था फिर 1 किलो नहीं देंगे ना। जनता सरकारें यही तो गड़बड़ की, किसानों तक पैसे नहीं पहुँचे, सड़क सस्ती बना दिए, बीच में पैसा खा गए। बोले भाई ये सड़क कैसे बह गई? बोले बारिश में। बोले बारिश में तो और जगह भी हुई, यही सड़क क्यों बही? बोले साहब ये ढलान पे है। अच्छा, तो पहाड़ों की सारी सड़कें तो ख़त्म हो जानी चाहिए, फिर सब ढलान पे ही रहती हैं, बकवास करते हो।
कौन बनाया? ठेकेदार को बुलाओ, ये हुआ वो हुआ, कितने का टेंडर, ये वो, पता चला कि इसमें करोड़ रुपए खाए गए हैं, सड़क बनाई ही नहीं गई ठीक से। तो फिर उन पर मुकदमा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उससे नुकसान किसका हुआ? जनता का। सड़क टूट गई, फिर मोटरसाइकिल कार वहीं अटक रही है, लटक रही है, गिर रही है। तो आफ्टर ऑल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको जस्टिस करता है? पब्लिक का। ये पब्लिक का संविधान है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सरकार है, पब्लिक का लॉ है, पब्लिक पर लॉ लागू होता है। लेकिन कहीं पर भी कोई गड़बड़ किया तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा उसको। यानी कहने का मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो फिर ये गड़बड़ हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा प्रोफाइल है, इंस्टीट्यूशनल है, पर्सनल भी है। जैसे राष्ट्रपति एक व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो एक इंस्टीट्यूट हो जाता है। जैसे आप बोलिए किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जैसे बोलिए प्रयास आईएएस के डायरेक्टर, तो एक व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन बोलिए प्रयास आईएएस एक इंस्टीट्यूट, तो एक इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या और भी जो काम करने वाले लोग, उनका दायित्व भी कहाँ से मिला है? संविधान से। उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट कहाँ से मिला है? संविधान से। और जो हमारे संस्थाएं हैं, जैसे लेजिस्लेटिव कानून बनाने के लिए, वो भी कहाँ से मिला है? संविधान से। सरकार को राइट, सरकार कहते हैं तो बड़ी चीज़ हो जाती है, मंत्री सब आ जाते हैं उसमें, ये कहाँ से मिला है? संविधान से। तो सबको संविधान ने बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो करना है वो करेंगे नहीं, अनाप शनाप करेंगे तो किसका लॉस होगा? जनता का। तो जनता का लॉस होगा तो जनता चिल्लाएगी, तो जनता चिल्लाएगी तो जो संविधान के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो फिर कोर्ट कचहरी होने लगता है। यही है इसकी कहानी। और जब इसको आप पढ़ेंगे, यही स्टेट का, यही यूनियन का और अपना राइट, तो आप समझ जाएंगे कि इस देश में संविधान सबसे बड़ा लॉ है। संविधान स्वयं में एक सबसे बड़ा लॉ के तौर पे जाना जाता है। तो कुल मिला जुला करके कहने का तात्पर्य कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्वरूप है, जो इसका लेजिस्लेचर स्वरूप है, जो इसका जुडिशरी एस्पेक्ट है, जो इसके अंदर इक्वलिटी है, जो इसके अंदर फ्रीडम है, जो इसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस है, जो सोशल जस्टिस है, जो पॉलिटिकल जस्टिस है, ये सभी सारी चीज़ों को अगर एक इंटीग्रल अप्रोच देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका रिश्ता जनता से है। इट मीन्स कि अगर जनता का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें, चाहे जिस माध्यम में देखें, सब कुछ जनता के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना, माँ बाप भी कभी कहते हैं कि सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं। वो अगर खाना खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो अपने बच्चों के काम आते रहेंगे। जो घर बनाते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए, जो कार खरीद रहे हैं उसमें भी अपने बच्चों के लिए। लोग कहते हैं अरे यार बच्चे जो है सब बच्चों के लिए है, अपना क्या है। तो संविधान किसके लिए? जनता के लिए। और संविधान बनाया किसने? जनता ने। भाई आपके माँ बाप भी तो किसी के लिए, किसी के बच्चे ही थे, तो उनके बाप उन पे जान छिड़कते थे। वो आज आप पे जान छिड़कते हैं, कल आप किसी और पे जान छिड़केंगे। लेकिन जान छिड़कने वाला ये चीज़ जाता नहीं है, चलता रहेगा। वैसे संविधान सन 50 में जनता के लिए था, 60 में भी जनता के लिए था, 80 में भी जनता के लिए था और 2020 में भी जनता के लिए। क्योंकि ये जनता बदल रही है, जनता तो बदल रही है ना, जेंट्री तो बदल रही है ना। आज जो बच्चा पैदा हुआ अब उसके लिए भी संविधान हो गया, और जो आज मर गया वो भी निकल लिए। तो कुछ आए फिर कुछ गए, लेकिन संविधान जनता के लिए है तो कोई भी आए सबके लिए है।
क्यों? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट था और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार से कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट था, थोड़े से जुडिशरी कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल राइट से जो जुड़ा हुआ था, वो सब पे हमने थोड़ा एक नज़र डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि एक फ़ायदा ये होगा कि अब हम आगे जब भी कोई चीज़ पढ़ाएंगे ना, जैसे बोलेंगे न्यायपालिका ने ऐसा कहा तो आप समझ जाएंगे, मैं कहूँगा सरकार ने, आप समझ जाएंगे एग्जीक्यूटिव है, आपको समझ जाएंगे लेजिस्लेटर, अच्छा ये कानून बनाने वाला है। जब हम स्टेट की बात करेंगे, अच्छा नियम कानून कायदा ये वो सब जब पढ़ाने लगेंगे तो आपको कई चीज़ों का ज्ञान संज्ञान भान सब अज्ञान दूर, ठीक है ना। तो ये आज का जो